नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का UPRO मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं के लिए खास हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कौन कौन से प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो हमसे पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। 73.21%, 71.81%, 68.84% एंड 66.32%। कितनी करती है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सी है। कुछ नहीं कर सकते, अगर याद है तो है, अगर याद नहीं है तो नहीं है। ठीक है ना। तो 68.84% पॉपुलेशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगर इसके आधार पर हम लोग शहरी क्षेत्रों की पॉपुलेशन समझे तो क्या पता चलता है कि 31.16% पॉपुलेशन जो है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, तो ईजी है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि फैक्ट याद रहें तो ही समस्याओं का समाधान कुछ हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तो दूसरे प्रश्न का कहना है जी कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर पर कितना है। 902, 919, 927 या फिर 953 कितना है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है बी यानी कि 919। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न जो है स्टेटमेंट वाला का हमसे पूछा गया कि रामसर संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रामसर कन्वेंशन के बारे में बात यहाँ पे करी जा रही है। ठीक है, सभी को याद है कब हुआ था रामसर कन्वेंशन। 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान के एक शहर में, जिसके शहर के नाम पर ही संधि का नाम पड़ गया, कन्वेंशन का नाम पड़ा। ठीक है, तो रामसर नाम की जगह है ईरान का एक शहर। लेकिन क्यों हुई थी, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं उसके उपयोग के लिए की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील को इस संधि में शामिल किया गया था। तो पहली बात की जा रही है यहाँ पर कि किस लिए, आर्द्र भूमि के लिए है या किसी और के लिए। रामसर कन्वेंशन क्या है, इट्स अ वेटलैंड कन्वेंशन, है ना। वेटलैंड का मतलब क्या होता है, आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि वाली बात जो है वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखने वाली बात यह कि भारत में सबसे पहले किसे शामिल किया गया था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, क्या इसको ही किया गया था या किसी और को किया गया था। तो इसको ही किया गया था, ये वाली बात भी बिल्कुल ही ठीक है, कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर भी नहीं है। तो 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, और जब दोनों ही सही होंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सी प्रश्न का उत्तर रहेगा हमारा। ठीक है, तो वैसे तो ये संधि जो है मतलब ये 1971 को की गई थी, लेकिन भारत की जो स्थिति है, भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ था और भारत के 1982 में शामिल होने के बाद भारत के स्थलों को शामिल किया जाने लगा था इसमें। ठीक है, तो ये बातें भी याद रखिएगा। तो कुछ पढ़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न ग्रीन हाउस गैसों के बारे में हमसे कुछ कह रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित तापीय अवरक्त विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित तापीय अवरक्त विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करने का काम करती हैं। ठीक है, तो करती है या नहीं करती है। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा मीथेन ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और हम देख रहे हैं कि मीथेन ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस में ही गिनी जाती है। बात तो ठीक है, पर क्या ये वास्तव में वायुमंडल में उपस्थित तापीय अवरक्त विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है या नहीं करती है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या काम करती है, तापमान बढ़ाने के लिए इनको उत्तरदायी माना जाता है। तो क्या ये तापीय अवरक्त विकिरणों का अवशोषण कर सकते हैं, करेंगे या नहीं करेंगी। ठीक है, ये सोचने वाली बात है, अवशोषण एवं उत्सर्जन करेंगी या नहीं करेंगी। तो ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, अवशोषण करती हैं और जो मेन गैसें आती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन ये होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और दोनों ठीक होंगे तो क्या होगा, प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। तो कोई यहाँ पर परेशान होने जैसी स्थिति दिख नहीं रही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे अनुवांशिक रोग है या है। ठीक है, अनुवांशिक रोग मतलब जेनेटिक्स, जो पेरेंट्स में था पेरेंट्स से बच्चों में आ गया। जैसे सबसे पहले कह रहा है कि रंजकहीनता। ठीक है, रंजकहीनता का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर का एक पर्टिकुलर कलर होगा, सबके शरीर का होता है ना, एक कॉमन कलर होता है, ऊपर से तक सबका वही कलर होता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि शरीर के कुछ हिस्सों पे है ना बीमारी के कारण देखते हैं कि वो शरीर के हिस्से हल्के हो जाते हैं। तो फेस पे भी हो जाता है, हाथों पे भी हो जाता है, शरीर पे कहीं भी हो सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं रंजकहीनता, यानी कि रंग जो है वो कहीं के शरीर पे से हिस्सों से हट जाता है। तो उसको हम लोग रंजकहीनता कहते हैं। क्या ये जेनेटिकली होता है।
वर्णांधता, वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। आपको कलर समझ में नहीं आएगा, जनरली ड्राइविंग टेस्ट वगैरह देते हैं ना तो वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है और वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या नंबर बना हुआ है जरा बताओ, तो बता देते हो तो पास, अगर नहीं बता पाते तो कलर ब्लाइंडनेस का मामला सामने आता है। अगला है रतौंधी, तो आंखों की बीमारी है, ठीक है। और इसके अलावा है हीमोफीलिया, ठीक है। तो ये चार हम यहाँ पर देखने को मिल रही हैं चीजें। अब हीमोफीलिया जो है वो लिंग सहलन रोग माना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन कौन सा जेनेटिकली होता है, तो रंजकहीनता जेनेटिकली आता है, पेरेंट्स में होगा तो बच्चों में आ जाएगा। वर्णांधता भी जनरली जेनेटिक रीजन ही इसके माने जाते हैं। और हीमोफीलिया क्या होता है, अनुवांशिक लिंग सहलंगन रोग माना जाता है इसको, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि ये भी अनुवांशिक रूप से आएगा। तो तीन जो है यानी कि 1, 2 और 4 ये तीनों जेनेटिकली हैं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, तो विटामिन यहाँ पर उत्तरदायी है ना कि जेनेटिक कंडीशन। तो 1, 2 और 4 कहाँ है, सी पे है, तो उस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हमारा क्या कह रहा है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में क्या बोल रहा है कि इसके अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु आते हैं, ठीक है। मेरु रज्जु मतलब क्या होता है कि मतलब हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको मेरु रज्जु कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में थोड़े थोड़े से बदल जाते हैं। तो दिमाग और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है, मस्तिष्क और मेरु रज्जु, ठीक। यह तंत्र शरीर के सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। तो देखो दिमाग तो नियंत्रण करता ही है, ठीक है। तो इसलिए मान सकते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। पर क्या वास्तव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरु रज्जु आते हैं, तो ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ही इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो ये मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी, ये दिमाग से ही कनेक्टेड होती है, ऊपरी हिस्से में कनेक्टेड होती है। और इसीलिए बहुत बार लोगों को बोला जाता है कि भैया गर्दन झुका के नहीं बैठना है। बहुत बार जैसे हम लोग करते हैं ना, आजकल थोड़ा ट्रेंड चल रहा है, जब मोबाइल फोन में गेमिंग वगैरह होती है उसकी वजह से भी होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को होता है अगर ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं तो चेयर ऊंची करके बैठते हैं, फिर ऐसे झुक करके गर्दन झुका के देखते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को तकिए ज़्यादा लगा के सोने की आदत होती है कि तकिए ऊंचे लगाएंगे तो रात भर उनकी गर्दन ना ऐसे रहती है। तो अगर आप ऐसे रहते हैं तो यहाँ पर ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो धीरे धीरे क्या होंगे कि आपके पॉइंट्स गायब होना शुरू कर जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, फिर आपको सर्वाइकल हो जाएगा। अब जब सर्वाइकल हो गया तो समझ लीजिएगा कि फिर अब गर्दन झुकेगी या कुछ भी होगा तो अचानक से आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, चक्कर आ जाएंगे और फिर लगेगा कि बस गाड़ी गई। और फिर इसके लिए क्या होता है कि थेरेपीज वगैरह लेनी पड़ती है, लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तो बेहतर है कि गर्दन का थोड़ा ध्यान रखा जाए, ऐसे झुका करके बहुत अधिक समय तक ना रखा जाए तो आप बच सकते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। वरना सर्वाइकल की समस्या हो जाएगी। और आजकल ये बहुत जर्नल है, बहुत लोगों में हो रही है, क्योंकि चलन है आजकल गर्दन झुका के रहने का, है ना। वैसे खैर कोई भी गर्दन झुकाना आजकल चाहता नहीं है, जिस तरह के लोगों के अंदर आजकल ईगो इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन मनोरंजन के लिए सभी चीज़ें हो जा रही हैं और अपने कंफर्ट के लिए। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, और दोनों ही ठीक होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक। कोई परेशानी तो नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भाई निम्नलिखित सैयद सुल्तानों पर विचार कीजिए और उनको काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सैयद सुल्तानों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सैयद सुल्तानों में जो नाम दे रखे हैं, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, खिज्र खां और अलाउद्दीन आलम शाह दे रखे हैं यहाँ पर। तो किसका क्या है कार्यकाल, अगर हमको ये जान ले तो अपने प्रश्न का उत्तर अपने आप आराम से आ जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है, जैसे कि मोहम्मद शाह सबसे पहले दे रखा है। अब मोहम्मद शाह का काल क्या था, तो देखिए मोहम्मद शाह का काल जो था वो माना जाता है 1434 से 45 तक, ठीक है। लगभग 11 साल का कार्यकाल था इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है मुबारक शाह। अब मुबारक शाह का कार्यकाल क्या है हमारे पास में, तो मुबारक शाह का कार्यकाल जो है वो आता है हमारे पास में 1421 से 35 तक, सॉरी 34 तक, ठीक है। 1421 से 34 तक का कार्यकाल मुबारक शाह का हो गया। खिज्र खां का कार्यकाल क्या है, खिज्र खां वैसे पूरी की पूरी सीरीज में सबसे पहला ही शासक था सैयदों में। हालांकि खिज्र खां का काल हम लोग देखते हैं तो क्या बनेगा जाकर के 1414 से 1421 तक का कार्यकाल इसका है। अब बचा कौन, अलाउद्दीन आलम शाह, ठीक है। तो अलाउद्दीन आलम शाह जो है ये सबसे अंतिम शासक माना जाता है वैसे इस सीरीज में। और सबसे अंतिम शासक होने का मतलब ये है कि इसका जो शासनकाल है वो जाता है सीधा सीधा 1445 से 51 तक, ठीक है। अब सीक्वेंसिंग हम लोग के सामने है, जब वर्ष हम लोग के सामने आ गए तो क्या होगा, सबसे पहले कौन होगा, खिज्र खां होगा, यानी कि हमारे पास में सबसे पहले हमें 3 रखना है, 1414 से 21। फिर उसके बाद में हमारे पास में आना चाहिए 2, क्योंकि 1421 से 34 की बात हो रही है। फिर जाएंगे हम लोग 1 की तरफ, क्योंकि 1434 से 45 की बात यहाँ हो रही है। उसके बाद हमें आना पड़ेगा चौथे नंबर अलाउद्दीन आलम शाह पे 1445 से 51। जहाँ 3 2 1 4 है वहीं है हमारा आंसर। तो यहाँ पर 3 2 1 4 ए पे ही है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारे लिए ए। कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। अहिल्याबाई होलकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई अब। ठीक है, तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में कह रहा है कि इनका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के जामखेड़ के चौंडी गांव में हुआ था। तो 3-4 बातें आ गई हैं वैसे। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन्होंने इंदौर पर 1766 से 1796 ईस्वी तक शासन किया था। वैसे जो इंदौर के शासक हुआ करते थे ना, तो वो जनरली होलकर ही रहते थे, पहले हम लोग ये देखते हैं। पर जन्म क्या इनका महाराष्ट्र के अहमदनगर के जामखेड़ के चौंडी गांव में ही हुआ है। तो देखिए ये वाली बात सच है कि इनका जन्म जो था वो इसी चौंडी गांव में ही हुआ था। ठीक है, और इन्होंने शासन भी किया था 1766 से 96 तक, और काफी अच्छा शासन माना जाता है, बहुत उपलब्धियां इनके नाम पर हैं। तो दोनों ही बातें ठीक है, और दोनों बात ठीक होंगी तो प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा हमारे लिए। ठीक, अगला प्रश्न जो है हमारा वो सिविल सेवा के बारे में बातें कर रहा है। तो तैयारियां भी हम लोग कुछ इसी प्रकार से ही कर रहे हैं, सभी की स्थिति ऐसी है ना। तो जब तैयारियां भी ऐसी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमें यहाँ से फिर देखते हैं क्या क्या खास सीखने समझने को मिल रही हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सिविल सेवा के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन से कथन सही है। तो 2 दे दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले में कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने अफसरों के निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, और दूसरे में कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नागरिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो क्या लॉर्ड वेलेस्ली ने निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया था? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। दरअसल ये काम जो है ना, ये काम किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया था। उसे ये पता था कि भाई जब तक इन लोगों की सैलरी अच्छी नहीं होगी ना, ये मन लगा के काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार चलता रहेगा। तो कॉर्नवालिस ने सैलरी बढ़ा दी व्यापारियों की, और साथ साथ सैलरी बढ़ाने के साथ साथ ने कह दिया कि कोई नजराना नहीं लेगा, कोई गिफ्ट नहीं लेगा, आपको कुछ भी नहीं वसूलना है, कोई करता पाएगा तो सजा मिलेगी। ठीक है, वहीं नागरिक सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। ठीक है, तो पहला भी स्टेटमेंट गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, और दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए, ना तो 1 ना ही 2, काम खत्म। ठीक, 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया गया था। ठीक है, ये डेट बहुत इजीली कोई भी याद रख सकता है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या रहा है। महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रणाली पश्चिमोत्तर प्रांत एवं मध्य भारत के कुछ भागों में लागू की गई। इस व्यवस्था ने ग्रामीण समाज का विखंडन कर दिया। ठीक है, तो महालवाड़ी प्रथा के बारे में सभी को पता है ना, कि अगर पूरा का पूरा जो गांव होता था या एक भूमि जो होती थी, प्रॉपर एक लैंड डिसाइड करके उसको महाल अनाउंस कर देते थे। फिर उसका जो मालिक होता था, जो वहाँ पे जमींदार होता था, उसको कह देते थे कि भैया सबका रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करके तुम ही लेकर के आओगे, मालगुजारी को समय समय पर पुनर्निर्धारित करते रहते थे। ठीक है, पर किस भागों में लागू हुई थी? तो देखिए इसको भागों, जिन भागों में ये लागू हुई थी उसके अंदर हम देखते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रांत, मध्य भारत, ठीक है, और पंजाब, इस तरह के कुछ हिस्से जो थे वो शामिल थे। तो बात बिल्कुल ठीक है पहले स्टेटमेंट में। इस व्यवस्था में ग्रामीण समाज का विखंडन कर दिया गया था। तो देखिए इसमें माना जाता है कि विखंडन हुआ था क्योंकि तोड़ने का काम किया गया था, अलग अलग जगह डिवाइड कर दिया गया था, और जो डिवीजन हुआ था उसका जो हेड था वही सारे के सारे काम फिर संभाला करता था। तो डिवीजन का मामला यहाँ पर इस प्रकार से बन गया था। तो दूसरी बात भी ठीक है, और जब दोनों ही बातें ठीक है तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो इसी के साथ हमारी जो कहानी है प्रश्नों की वो आज पूरी यहीं पे हो जाती है। तो फिलहाल आप लोग की जिम्मेदारी है कि पसंद आए तो लाइक कीजिए, बाकी साथियों तक शेयर कीजिए। बाकी की बात होगी आने वाली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।